हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी का अध्ययन शुरू किए थे, उस क्रम में हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हमें सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, जिसका टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड द अर्थ। इसको पढ़ना है। इसी क्रम में जब हम पढ़े थे सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट किए, साथ ही साथ सेवन्थ क्लास की। तो जैसा कि हमने सेवन्थ क्लास की फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है, पर्यावरण। तो पर्यावरण में हमने देखा तो वो सभी तत्व आते हैं जो कि जैविक है एज वेल एज अजैविक, सभी तत्वों को सम्मिलित किया था। तो जैविक तत्वों में जैसे हमने देखा था क्या, जीव जंतु और वनस्पतियां। उसी क्रम में हमने देखा था अजैविक तत्वों में यहाँ की क्रस्ट या कहें मृदा, चट्टाने और साथ ही साथ पर्वत, पठार, मैदान, तालाब, जी घाटियां, सभी क्या थी, अजैविक तत्व में आ जा रही थी। इसी क्रम में अगर देखते हैं, जब पिछले चैप्टर या कहें सिक्स क्लास में जो चैप्टर पढ़े थे, जैसा कि हमने पढ़ा था पहला जो प्रमुख चैप्टर, उनमें से देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या कहें पृथ्वी की सौर मंडल में स्थिति क्या है। तो सौर मंडल में उसकी स्थिति को अगर देखते थे तो सौर मंडल में पृथ्वी तीसरे नंबर पर ग्रह था। ठीक है। उसी क्रम में आगे उसकी प्रमुख गतियां देखी थी, पृथ्वी की प्रमुख गतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर इस चैप्टर से कनेक्ट करते हुए जो चैप्टरों को देखें तो उसमें हमने देखा था कौन सा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो प्रमुख परिमंडल में हमने देखा था कि पृथ्वी में 3 प्रमुख परिमंडल मिलते हैं, और वो है भूमंडल या कहें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो जब हम स्थल मंडल को देख रहे थे तो हमने देखा था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का जो बड़ा हिस्सा है या कहें 70 मतलब जैसे कहें कि पृथ्वी पर जो क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है, चट्टानों का और पतली मृदा की परत से बना हुआ है। तो उसी क्रम में हम जब देख रहे थे या कहें स्थल रूपों, जो नेक्स्ट चैप्टर, उसी नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा क्या था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जब देखा था तो उसमें हमने देखा था पर्वत, पठार और मैदान, घाटियां, महासागर, ये सब देखे थे। तो उसी में जब हम ये समझने का प्रयास किए थे कि आखिरकार पर्वत, पठार, मैदान या घाटियां या महासागरों का निर्माण कैसे हुआ या इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हमने वहां पर समझा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझ रहे थे तो हमने बताया था कि प्लेटें क्या है, इनकी मोटाई लगभग क्रस्ट से लेकर आंतरिक भागों तक लगभग माना जाता है कि 100 किलोमीटर तक है। और 100 किलोमीटर के नीचे एक दुर्लभ मंडल आता है जो कि क्या है, सेमी प्लास्टिक स्टेट में। ठीक। सेमी प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये है कि वो क्या है, पिघली अवस्था में। और पिघली अवस्था में है मतलब वह ठोस नहीं है। तो ये माना जाता है कि जो ऊपरी क्रस्ट है या कहें परत, प्लेट जो है, जो कि 100 किलोमीटर की मोटाई रखता है अपने आप में, तो वो क्या कर रहा है, दुर्लभ मंडल या एस्थोनोस्फेयर के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहे थे कि जिस पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वो क्या है, लगातार गतिशील है। तो इसी क्रम में हमने देखा था कि जब क्या होती है, प्लेटें मूव करती हैं, तो प्लेटों के मूव करने से क्या होता है, पृथ्वी के कहीं ना कहीं किसी भूभाग पर क्या होता है, विनाश और निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है। जैसे कि हम देख रहे थे जो अभिसारी प्लेटें थी, तो वहां पर क्या देखा जा रहा था कि 2 प्लेटों के अभिसरण से या 2 प्लेटों के एक दूसरे की तरफ आने से क्या हो रहा था, वहां पर विनाश की स्थिति देखी जा रही थी। वहीं पर जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी तो वहां पर नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। ठीक है। वहीं अगर दूसरी तीसरी जो गतियां थी या प्रमुख गति थी प्लेटों की, तो उसमें देखा था संरक्षी प्लेट की गति देखी। तो संरक्षी प्लेट में यह देखा गया था कि प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे के समानांतर क्या करती हैं, मूव करती हैं। और उनके मूव से क्या होता है, प्लेटों के बीच घर्षण, फ्रिक्शन होता है, जिससे अर्थक्वेक, ज्वालामुखी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे क्या होता है, पर्वत, पठार का निर्माण और कहीं कहीं पर छोटे छोटे नए नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो कहीं कहीं हम ये देखे थे कि या ये सब चीज़ें हमें ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रभावित करती हैं या प्रेरित करती हैं कि हम उसके आंतरिक भाग को समझें कि आखिरकार पृथ्वी में ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि क्या है, प्लेटों को मूव किए हुए। जैसा कि अभी हम समझे कि प्लेट का जो आंतरिक भाग है या कहें पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी परत है जो कि क्या है, मैग्मा में है, मैग्मा है या कहें पिघली हुई अवस्था में है, जिसके ऊपर प्लेट क्या कर रही है, तैर रही है। जैसे नाव नदी में तैरती, उसी तरह क्या कर रही है, दुर्लभ मंडल के ऊपर जो कि पिघली हुई अवस्था में परत है आंतरिक भाग में, उसके ऊपर क्या कर रही है, प्लेट मूव कर रही है या कर रहे हैं, तैर रही है। और इसकी प्लेट की हमने मोटाई देखी थी कितनी है, 100 किलोमीटर। तो जैसा कि हमने बताया कि क्या था, जैसे ये सपोज हमारा मान लीजिए क्या है, दुर्लभ मंडल है, और दुर्लभ मंडल के ऊपर क्या है, ये प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। तो ये हमारी प्लेट हो गई। तो प्लेट की मोटाई हमने कितनी बताई थी, लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है। और इसी के नीचे ये जो हमारा पड़ता है, इसको बोलते थे एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। तो ये पता चला था ये क्या है, हमारा दुर्लभ मंडल है।
और दुर्लभ मंडल कैसी अवस्था में है? सेमी प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, ये किस स्टेट में है? सेमी प्लास्टिक स्टेट में है, या कहें पिघली हुई अवस्था में। पिघली हुई अवस्था में है, जिससे क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो ऊपरी प्लेट है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। और मूव करने से हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि पृथ्वी के जितने भी स्थल रूपों का निर्माण हुआ है, या प्रमुख स्थल रूपों, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, ये इसी गति या कहें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से ही क्या हुआ है? ऐसी स्थलाकृतियों का पृथ्वी पर निर्माण हुआ। आखिरकार हम ये समझ गए कि प्लेटों की गति से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। आखिरकार अगर देखें, जैसा ये भी हमें रीजन समझ में आया कि प्लेट क्या है, ये दुर्लभ मंडल के ऊपर क्या कर रहा है? गति कर रही है, या कहें मूव कर रही है। तो आखिरकार ये दुर्लभ मंडल का जो पिघला हुआ मैग्मा है, इसको गतिशील बनाने का रीजन कौन सा है, या इसको कौन गतिशील बनाए हुए है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कि मैग्मा क्या कर रहा है? लगातार प्रवाहित कर रहा है। इसकी कौन सी ऊर्जा है? इसको समझने के लिए हम कहीं ना कहीं बाद में देख लेंगे कि क्या हो रहा है, आंतरिक भागों में संवहनी क्या कर रही हैं? संवहनी तरंगे चल रही हैं। ठीक है, जिससे क्या कर रहे हैं, ये जो मैग्मा है ये क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और इसी की मूवमेंट से क्या हो रहा है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या एक दूसरे से पास आ रही हैं, या संरक्षित गति कर रही हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को समरसता से प्राप्त समझने के लिए, या कहें इसको समग्रता से समझने के लिए, हम क्या करेंगे? पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको एनसीईआरटी की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं कि एनसीईआरटी कैसे भूमिका बनाती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर बाहर निरंतरता परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, तो ये क्या है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पर हम खड़े हैं वह भी क्या है? लगातार गतिशील है। वह बात अलग है कि ये हमारी संवेदना से क्या है? बाहर है, कि हम इसकी गति को क्या कर सकें? महसूस कर सकें। ठीक है, या जान सकें। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी? अब जैसा कि इनने बोला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, क्या होता रहता है? लगातार परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं आंतरिक बल जो है रिस्पॉन्सिबल है। और जो बाह्य परिवर्तन होते हैं उसके लिए क्या होते हैं? आंतरिक बल, साथ ही साथ कौन से बल? बाह्य बल भी क्या है? पर निर्भर करते हैं। जैसे बाह्य बलों में हो जाती है हवा, जल, नदी का प्रवाह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? समग्रता से हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम क्या करते हैं, थोड़ा देर इसकी भूमिका को साथ में लेकर समझते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग भी कंप्लीट करें, और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को समझने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, इसकी गहराई लगभग कितनी है? 4 किलोमीटर तक गहरी है। ठीक है, तेल की खोज के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो अभी तक देखा जाए तो 4 किलोमीटर तक क्या है? एक स्थित है क्या? गहरी खान है। खान अलग होती है, और गहराई करना या खोदना अलग चीज़ है। खान मतलब एक खुला क्षेत्र होता है, और खोदना मतलब ये हो जाता है, या कोई गड्ढा करना मतलब कोई ऐसा पाइप के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग हम क्या कर चुके हैं? 6 किलोमीटर तक नीचे खोद चुके हैं। और खान हमारे यहाँ विश्व की सबसे गहरी खान कौन सी है? 4 किलोमीटर गहरी खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, अगर हमें पृथ्वी की केंद्र तक जाना है, पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर तक क्या करना पड़ेगा? गहरा करना पड़ेगा। और रियल बोले कितना? 6378 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा हमें? नीचे तक गड्ढा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का केंद्र है उसकी या कहें त्रिज्या जो है वो कितनी है? 6387 किलोमीटर की है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम साथ में एक फिगर में बताने का प्रयास। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बना हुआ। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। चलिए, इस चीज को हम फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लाएंगे हम। ठीक है, जैसे ये सपोज मान लीजिए ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब ये पृथ्वी का जो जो हिस्सा है आंतरिक भाग वाला,
तो इसको ऐसे समझने के लिए क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या होगा, एक पृथ्वी होगा, इसके केंद्र से हमने इतना टुकड़ा क्या करना है, बाहर निकाल के इस चीज को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये समझ गए कि इस वाले हिस्से का हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे पूरे। ठीक है, पूरी पृथ्वी को ना बना के हम सिर्फ इसी हिस्से को बनाकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए उस फिगर को बना लेते हैं। शायद हमने फिगर अटैच भी किया है, देखते हैं अगर बना होगा तो एक बार शो ऑफ दिखा देते हैं, फिर हम, चलिए शायद नहीं है, एक मिनट, फिगर निकाले तो थे हम, डाउनलोड भी किए थे, एक मिनट लगा लेते हैं, आप लोगों में सहायक हो जाएगा समझने में। हाँ चलिए ये है फिगर, चलिए आगे। ठीक, जस्ट अब मिनट के लिए देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर अर्थ के इंटीरियर को समझना चाहते हैं तो इसको हम बेसिकली तीन हिस्सों में बांटते हैं। ब्रॉडरली देखें तो तीन हिस्सों में बांटेंगे। एक हो जाएगा हमारा क्या, कोर हो जाएगा। ठीक है, कोर एरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, कोर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी क्रस्ट हो जाएगी। तो जब हम मेंटल कोर की बात करें तो कोर को भी हम क्या कर सकते हो, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो है हमारा हो गया आउटर कोर हो गया, या कहें मोल्टन कोर होगा, और इंटीरियर कोर को माना जाता है ये कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। तो हमारा इंटीरियर कोर कैसा है, सॉलिड में है। आउटर कोर कैसा है, मोल्टन स्टेट में है, या इसी को बोलेंगे मेल्ट सेमी प्लास्टिक स्टेट में। क्रस्ट की बात करें तो ये भी दो हिस्सों में बट जाती है, या इसी को क्रस्ट को ही हम 100 किलोमीटर तक को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, या स्थल मंडल बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा ऊपरी जो हिस्सा होगा लगभग 33 किलोमीटर तक का, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मास या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट भी होता है जो निचला हिस्सा है, यहाँ तक मान लेंगे। अपर मोस्ट मेंटल हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मेंटल की बात करें तो ये अपर मोस्ट मेंटल होगा, बाकी का ये नीचे का मेंटल होगा, लोअर मेंटल। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मेंटल के भी दो हिस्से होते हैं। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो जाएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और इसमें हम दो तीन क्या देखेंगे, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धताओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये फिगर ऐसे समझ लीजिए, बाकी हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट इसको तो, चलिए, तो अगर हमें क्रस्ट के या कहें अर्थ के इंटीरियर को समझ रहे हैं तो एक फिगर बना लेते हैं, रफ स्केच। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई। ठीक है, तो इसकी जो सेंटर है उसका लेंथ डिस्टेंस कितना मानते हैं, 6378 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, इसको तीन हिस्सों में बांटेंगे, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो इसके भी दो हिस्से करेंगे। ठीक है, चलिए कलर भी चेंज करते जाते हैं। ये क्या हो गई, अपर क्रस्ट हो गई, लोअर क्रस्ट हो गई। ठीक है, ठीक, चलिए अब इनके नाम भी लिख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, अपर क्रस्ट हो गई। क्या हो गई, अपर क्रस्ट। इसी को क्या बोलेंगे, ऊपरी भूपटल। इसको क्या बोलेंगे, लोअर क्रस्ट बोल देंगे इसको। और इसी को क्या बोलेंगे हम, क्या है ये, निचली भूपटल। ये क्या हो जाएगी, अपर मेंटल। और ये क्या हो जाएगी, नीचे वाली लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये क्या हो जाएगी, एक्सटीरियर कोर। और ये हो जाएगा हमारा इंटीरियर कोर। तो हमने क्या देखा, पृथ्वी के अगर आंतरिक भागों को हमें बांटना है तो इसको बेसिकली तीन भागों में बांटेंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एक्सटीरियर कोर एंड इंटीरियर कोर, इनमें बांट सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाता है, लगभग 2900 किलोमीटर तक हो जाएगा। ठीक है, इसको माना जाता है कि ये
लगभग 100 किलोमीटर तक का क्या हो जाती है, हमारी प्लेट हो जाती है, और यहीं पर हमें क्या मिल जाएगी, दुर्लभ मंडल मिल जाएगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं अलग कलर से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दुर्लभ मंडल हो जाएगा। ये क्या है, सेमी प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, अब आप एक चीज और देखेंगे, जो अपर हमारा एक्सटीरियर कोर है या आउटर कोर मानते हैं इसी को, इसको क्या कह देते हैं हम, आउटर कोर कह देंगे। ये क्या होगा हमारा, इसको आउटर कोर कहेंगे। क्या कहेंगे, आउटर कोर और इंटीरियर कोर। तो आउटर कोर को भी माना जाता है ये क्या है, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में या सेमी प्लास्टिक स्टेट में। और ये हमारी जो दुर्बल मंडल है, इसको क्या बोलेंगे, एस्थेनस फेयर। ये क्या है, ये भी सेमी प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, तो ये भी सेमी प्लास्टिक स्टेट में है, इसी को क्या बोलेंगे, एस्थेनस फेयर बोलेंगे। ठीक है, आप इसमें कुछ कंटिन्यूटीज देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे, कोनार्ड असंबद्धता। इसको क्या बोलेंगे, जो कि क्रस्ट को और मेंटल को अलग करती है, उसको क्या बोलेंगे, एक ट्रिक है KMRGL। ये ऐसे याद करके सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं कि चारों जो पांचों असंबद्धताएं हैं कहाँ कहाँ पड़ेंगी। पहले जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच पड़ेगी तो वो कौन सी, कोनार असंबद्धता। ठीक है, दूसरी कौन सी पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी मोहो असंबद्धता। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी पड़ेगी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता है, उसको बोलेंगे रेप्टी। ठीक है, रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, अपर कोर या आउटर कोर और इंटीरियर कोर के बीच जो असंबद्धता है वह कौन सी है, ले मैन। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये 5 असंबद्धताएं मिल जाती है। असंबद्धता का बोले या डिसकंटिन्यूटी का मतलब जो होता है कि अपर कोर और लोअर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच क्या होगा, इसकी डेंसिटी, इसके केमिकल कंपोजिशन में क्या होगा, हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में हम गहराई तक जाएंगे तो इसमें कई सारी चीज़ों में फर्क पड़ने लगता है। इसकी डेंसिटी में, घनत्व या कहें घनत्व में फर्क पड़ता है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, इसके आंतरिक भागों में जैसे ही जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ ही साथ परतों की डेंसिटी या कहें घनत्व बढ़ने के साथ साथ उस मैटर या मटेरियल का क्या होगा, गलनांक पॉइंट या कहें मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसी चीज को दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट मूवमेंट बताए थे, आप इसको क्लियर कर समझ गए होंगे, पिछली क्लास में भी बताए थे, कनेक्ट करने का प्रयास करना है। वापस उसी फिगर को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हैं, अपर क्रस्ट, आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, ऊपरी क्रस्ट या कहें क्रस्ट, मेंटल और कोर। परपटी, भूपरपटी दूसरा, मेंटल तीसरा पढ़ा था, कोर। क्रस्ट को भी हम क्या करेंगे, भूपटल को भी 2 हिस्सों में बांटेंगे, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, कोर को भी 2 हिस्सों में बांटा, कौन कौन सा, आउटर कोर और इंटीरियर कोर। और इनके बीच 4-5 हमने क्या देखी, असंबद्धताएं देखी। तो पहली असंबद्धता अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच देखते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, दूसरी जो हमें असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, क्रस्ट के और मेंटल के बीच देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहो असंबद्धता। वहीं पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच भी हमें क्या मिलती है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है, उसको बोलते हैं क्या, रेप्टी असंबद्धता। इसी प्रकार हमें मेंटल और कोर के बीच एक देखने को मिलती है, उसका क्या नाम है, इसका नाम है गुटेनबर्ग। क्या नाम है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इस प्रकार हमें 5 असंबद्धताएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये किसके किसके बीच है, गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर के बीच कौन सी है, गुटेनबर्ग है।
आउटर कोर और इंटीरियर कोर के बीच जो असंबद्धता उसका क्या नाम है, लेमैन। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 5 असंबद्धताएं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को बेसिकली हम 3 लेयर्स में बांट सकते हैं, 3 लेयर्स को भी सब लेयर्स में बांट सकते हैं, सभी को 2-2 लेयर्स में बांट सकते हैं, अपर लोअर, ठीक है, आउटर और इंटीरियर में। चलिए और इसी के आंतरिक चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो जब हम ये समझ रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या करते हैं, जब समझते हैं, इंटीरियर को समझते हैं, ठीक है, या आंतरिक भाग को जो समझने का प्रयास करते हैं, तो 2-3 कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रख लीजिए। जैसे ही गहराई बढ़ेगी, ठीक है, गहराई डीप डीप जाएंगे, गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लगभग ये माना जाता है हर 32 मीटर्स में क्या होता है, पर तो या कहें ऐसा समझ लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है हर 32 मीटर पे, क्रस्ट की बात है ये। ठीक है, हर अगर 32 मीटर नीचे जाते हैं क्रस्ट में ही, तो 1 डिग्री सेल्सियस का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, या कहें तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं आंतरिक भाग में, ऊपर से क्या करते हैं, गहराई में जाते हैं, या कहें क्रस्ट से जब गहराई की तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, तो ये समझिए गहराई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ गहराई बढ़ने से और क्या, ऐसे समझ लीजिए, इसको एक फिगर से आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, एक ही चीज़ में सब लिख देते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें क्या है, गहराई से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि गहराई बढ़ने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, गहराई बढ़ेगी या डीप जाएंगे, जैसे ही गहराई बढ़ेगी तो क्या होगा, पहले आएगा तापमान बढ़ेगा, आंतरिक भाग का क्या होगा, आंतरिक भाग का तापमान बढ़ेगा, साथ ही साथ जो मैटर है या कहें चट्टानों का या लेयर्स का क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपरी परत का या कहें ऊपरी क्रस्ट का क्या होगा, मेंटल के ऊपर वजन पड़ेगा, क्या है ना, उसका जब किसी चीज़ पे प्रेशर डाला जाता है तो क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। ऐसे समझ लिए कि प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, जब ऊपरी लेयर का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेंसिटी के। तो जितना ही प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों चीज़ें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस देन द डेंसिटी इज इंक्रीजेस एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये देखा जाता है डेंसिटी और तापमान में तो थोड़ा सा व्युत्क्रमानुपाती या कहें अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये 1/, में हो जाते हैं, आपको रेसिप्रोकल हो जाते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर वहीं पर प्रेशर काम कर रहा है, अगर वहीं पर प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है तो डेंसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसके गलनांक बिंदु में अंतर आ जाता है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, मटेरियल की गलनांक पॉइंट, गलनांक बिंदु में क्या आ जाता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला कि जैसे ही हम पृथ्वी के क्रस्ट से आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पहला नंबर तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपरी भाग का क्या होगा, ऊपरी परत का नीचे वाली परतों पे क्या होगा, वजन पड़ेगा, तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही साथ प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, और ये देखेंगे कि जैसे डेंसिटी बढ़ेगी या प्रेशर किसी पे जनरेट किया जाता है तो उस चीज़ का क्या होता है, तापमान भी बढ़ जाता है। ऐसे समझ लीजिए जो साइकिल में पंचर बनाते समय गैस भरी जाती है साइकिल से, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं उससे कि जो बाहरी हवा है वो क्या हो जाए, प्रेशराइज होकर पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर चली जाए। तो आप देखेंगे हवा भरने के बाद वो जो पंप होता है वो भी क्या हो जाता है, बाहर से गर्म लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जनरेट करने से तापमान में वृद्धि हो जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि पाइप के अंदर या कहीं ट्यूब के अंदर हवा जा रही है, उसकी वजह क्या है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, उसमें क्या हो गया, लिक्विडिफाई या ज़्यादा प्रेशर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस एयर का
घनत्व बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़े, डेंसिटी बढ़ने से ही तापमान भी बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, तापमान और डेंसिटी दोनों वृत्त का नाम पाती होते हैं। अगर तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाएगी तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेशर भी क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। तो प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ऊपरी भाग से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तापमान भी बढ़ता है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जो मटेरियल है, जो भी क्रस्ट या जितनी भी परतें हैं, उनकी मटेरियल में क्या होता है, गलनांक बिंदु में कमी आ जाती है। अब आप एक चीज देखेंगे कि हमने बताया इसको 3 मेजर हिस्सों में बांटा है, ठीक है। मेंटल, ये हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गई मेंटल, और ये हो गया हमारा कोर। तो जब हम ये देखते हैं कि जो इंटीरियर कोर है वो भी क्या है, ठोस है। ये कैसा है, ठोस है। तो आखिरकार इतनी गहराई पे जाने पे तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, इंटीरियर कोर पे होगा, ठीक है। ये इंटीरियर कोर है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा इंटीरियर कोर हो गया। देखा जाए तो प्रेशर ज़्यादा होने से या डेंसिटी बढ़ने से और ऊपर से जब प्रेशर ज़्यादा एक्साइट होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ठोस को क्या होना, कोर को क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है ये क्या है, ठोस अवस्था में। इसका रीजन क्या है, गहराई के साथ जाते जाते क्या होता है, जो यूरेनियम जैसे तत्व होते हैं या कहें न्यूक्लियर जो तत्व होते हैं या कहें रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्वों की कमी होती है। क्या होता है, रेडियोधर्मी तत्वों की कमी होती है। तो हमें दो जगह ही देखने को मिलता है, क्या है, आंतरिक भागों में सेमी प्लास्टिक स्टील या कहें मैग्मा फॉर्म में या कहें मटेरियल पिघली हुई अवस्था में। एक तो ये क्या हो गया, हमारा दुर्लभ मंडल हो गया, क्या होगा, दुर्लभ मंडल। और दूसरा जो हो गया कोर का जो बाहरी वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भी क्या है, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। तो इस प्रकार हम समझे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर की क्या क्या स्थिति बनती है और क्यों कैसे जो होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ी से एनसीईआरटी को भी रीड कर लेते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। तो ऊपरी परत को हम क्या कह रहे हैं, परपटी कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी परपटी है, ठीक है, या इसी को बोलते हैं भूपटल, ठीक है। ये हमारा क्या है, भूपटल है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति, महाद्वीपीय संहति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मास बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी डेंसिटी या कहें इसकी गहराई लगभग मानी जाती है 35 किलोमीटर डीप तक मानी जाती है। एवं समुद्र सतह से केवल इसकी कितनी मानी जाती है, 5 किलोमीटर तक मानी जाती है। महाद्वीपीय संहति के मतलब ये है कि जैसे जिस परत पर क्या है, पूरा महाद्वीप भी आ जाता है और महासागरी जो नीतल है उसका भी 5 किलोमीटर का भाग आ जाता है। उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहते हैं। तो जब हम क्रस्ट को देखेंगे या भूपरपटी को देखेंगे तो ये किससे बना हुआ है, Cl से बना हुआ। और Cl का मतलब क्या है, Si सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा क्या हो गया, सिलिका हो गई, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम होगा, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा भूपरपटी बना हुआ, ठीक है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। तो जब हम महासागर की बात करते हैं, परपटी किससे बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। ये मतलब जो लोअर महासागरी मग्न तट हो जाएगा वो किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे सिमय भी बोलते, क्या, सिमय, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर तक जाता है, जो कि पिछले में बताए थे कितने तक जाता है, लगभग 2900 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, की गहराई तक फैला। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड है।
अगर इसकी बात करें तो भूपर्पटी के जो क्या है हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों को, अगर सबसे आंतरिक भाग वाली बात करें वो क्या है हमारा कोर, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किससे मिल बना होता है कोर हमारा, निफे से, जिसको बोलते हैं निकल और आयरन। इसी को हिंदी में लिख लेते हैं शॉर्ट में निफे, निकल प्लस आयरन या फेरस। ठीक है, केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज, तो जब हम चलिए ये सब चीजें तो पता चले, इसी को क्या बोलते हैं सीमा या सिलिका प्लस मैग्नीशियम। किससे बना हुआ, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ हमारा मेंटल। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हुई। क्रस्ट, मेंटल प्लस कोर, आंतरिक भाग पूरा किससे मिलकर बना हुआ, निकल और आयरन से। मिडल वाला या कहें मेंटल हमारा सीमा, दैट मीन्स सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। जो अपर क्रस्ट है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से जैसे तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% हिस्सा क्या है हमारा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या मानी जाता है कितना, 637 कहीं कहीं पर हमें कितना मिलता है, ये आंतरिक भाग कितना मिलता है हमें 6378 भी मिलता है, और कहीं कहीं पर हमें जैसे एनसीईआरटी में अभी दिखा रहा है वो कितना है हमारा 6371 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप फैक्ट के ही फॉर्म में लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा आयतन किस हिस्से का है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो मेंटल का हिस्सा सबसे ज्यादा माना जाता है कितना है 84%, कोर का माना जाता है 15%, बाकी 1% किसका है हमारी क्रस्ट का। ठीक है, सेल एवं खनिजों की बात करते हैं, तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको बाद में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सेल एवं खनिज की बात करें कि सेल क्या होती हैं, तो पृथ्वी की जो पर्पटी पर अनेक प्रकार की से सेल बनी होती है या जो मिलती हैं वो क्या होती है हमारी चट्टानों के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्रकृति के प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो पृथ्वी की जो पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, वो जो प्राकृतिक हमें पिंड मिलते हैं या कहीं चट्टान मिलते हैं या ठोस अवस्था में जो चीजें मिलते हैं वो क्या है हमारे सेल का हिस्सा है, या कहें वो क्या है सेल है। सेल विभिन्न रंग रूप या आकार के हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल या ठीक है, और एक होती है अवसादी सेल। ठीक है, तो अगर हम सेलों की बात करें तो हमारे पास सेल 3 बेसिकली टाइप होती हैं। ठीक है, तो इंटीरियर की बात की तो इंटीरियर में हम देख लिए थे कौन सा, क्रस्ट देख लिए थे, मेंटल देख लिए, ठीक है, और एक देख लिए थे कोर। तो ये 3 चीजें आप समझ गए। अब हमें पढ़ना है रॉक्स पढ़ना है, तो रॉक्स के भी 3 टाइप देखेंगे। कौन से, एग्नीशियस देखेंगे या इसी को बोलते हैं क्या आग्नेय चट्टान देखते हैं। ये क्या है हमारी, ठीक है, इग्निशियस हो गई। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है हमारी, और शादी चट्टाने या इन्हीं को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और कौन सी होती है हमारी तीसरी जो होती है वो होती है कायांतरित, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ये क्या होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। ठीक है, तो 3 हमें मेन रॉक्स पढ़नी है, कौन सी, आग्नेय और शादी कायांतरित। ठीक है, और साइकिल पढ़ेंगे, ये क्या होती है रॉक साइकिल। हम ये देखेंगे कि जो इग्निशियस रॉक है, ठीक है, और जो कायांतरित रॉक है या कहें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ये तीनों ही क्या है एक दूसरे से परिवर्तित होती हैं क्रमागत। ये क्या होती हैं, इग्निशियस रॉक्स से हमें देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या होती हैं सीधे परिवर्तित रूप जो हमें मिलता है वो मेटामॉर्फिक या कायांतरित मिल जाती हैं, और कभी कभी डायरेक्ट हमें इग्निशियस से सेडिमेंट्री से इग्निशियस बन जाती हैं, या कभी कभी सीधे मेटामॉर्फिक से क्या हो जाती है इग्निशियस रॉक्स बनी है। तो जो इनके बीच जो क्रमागत
एक चक्र देखा जाता है। तो इग्निशियस परिवर्तित हो जाती है सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री परिवर्तित हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और मेटामॉर्फिक परिवर्तित हो जाती है इग्निशियस में। और कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स सीधे इग्निशियस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे रॉक साइकिल को। चलिए हम शुरू किए थे रॉक या कहें चट्टाने क्या होते हैं, ठीक है। तो चट्टाने की बात करें तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, आग्नेय चट्टान। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में भी बताया था कि प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे किसके दुर्लभ मंडल के ऊपर या स्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं या उसके ऊपर चल रही हैं, हमेशा गतिशील है। तो जब वो गतिशील होती हैं तो आंतरिक भाग से क्या होता है, जैसे हमारी ये एक प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट ये, ठीक है, ये क्या है, एस्थोनोस्फेयर या कहें दुर्लभ मंडल, ये क्या हमारा दुर्लभ मंडल है। तो दुर्लभ मंडल से क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा तो ये क्या होगा, ये लावा के फॉर्म में होगा, और ये ठंडा जब हो जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, हम मैग्मा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी जो निकल रहा है वो क्या हुआ, हमारा लावा हुआ। ये क्या हुआ, हमारा लावा। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसी को बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। तो दोनों ही शब्दों में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब क्या हुआ, पिघली हुई अवस्था में जब निकलता है, आंतरिक भागों से जो निकलता है वो क्या होता है, हमारा लावा, और जब पिघल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये आंतरिक भागों से जब क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में मटेरियल निकलता है, ठीक है, खनिज पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, ठंडे होकर क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होकर क्या होते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरह क्या होता है, मैग्मा ठंडा हो जाता है, और क्या होता है, लावा ठंडा होकर क्या हो जाता है, चट्टान का रूप ले लेता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसा होता है, सीधे लावा के ठंडा होने से बनता है, या कहें मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये पिघली हुई अवस्था वाला मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है, दुर्लभ मंडल से। अब आप देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों को भी हम क्या करते हैं, दो रूपों में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि एक बाह्य क्षेत्र पर आके क्या हुई है, ठंडी हुई है, एक जो है आंतरिक भाग में क्या हो गई है, ठंडी हो गई, ठीक है। तो इनको भी अगर हम समझे तो इनको बोलते हैं क्या, एक्सट्रूसिव बोलते हैं, और ये इनको बोलते हैं इंट्रूसिव, ठीक है। मतलब जो आंतरिक भाग में क्या हो गया है, मैग्मा पृथ्वी की परपटी पर ना आकर आंतरिक भाग में ही क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसको बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टाने बोल देते हैं। अब आप देखेंगे जो बाहर आके ठंडा हुआ है तो उसको क्या मिल गया, वातावरण खुला मिल जाने के कारण उसमें क्या होगा, जल्दी ठंडापन आ जाएगी, या कहें उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, छोटे छोटे, ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कण देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कण होंगे वो कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, रवेदार होंगे, ठीक है, इसी को बोल सकते हैं रवेदार, ठीक है, और ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी चट्टानों को हम क्या बोलेंगे, बेसाल्ट या ग्रेनाइट, तो इनको बोलेंगे हम बेसाल्ट, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, बेसाल्ट बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको चलिए, ये जो आंतरिक जगह है, अच्छा ये बाह्य में है, ये आंतरिक। तो जो बाह्य में ठंडा होगी, जो मैग्मा ठंडा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेसाल्ट चट्टाने बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, बेसाल्ट चट्टाने हैं, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, जो मैग्मा होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा होने के कारण इसके रवे कैसे होंगे, छोटे छोटे कणों के होंगे, या कहें रवेदार चट्टानी होगी, या कहें बहुत छोटे छोटे कण। जो आंतरिक भाग में है, तो आंतरिक भाग में क्या है, वातावरण से ज़्यादा कांटेक्ट ना होने के कारण या टेम्परेचर जल्दी ना ठंडा होने के कारण, तो इसके कण क्या होंगे, कण इसके क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, ठीक है।
बड़े बड़े कणों से क्या होगा, इन चट्टानों का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। या कहें जो आंतरिक भाग वाली चट्टानें देरी से ठंडी होंगी तो इनके जो कण होंगे बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है, कंपेयर टू बाह्य वाले से, ठीक है। तो ये कैसी होंगी, ग्रेनाइट चट्टानें कहलाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में ही अंतर होता है और इनको समझना है कि आग्नेय चट्टानों को हम दो रूपों में देख सकते हैं, बाह्य जो कि बाहर आके मैग्मा ठंडा हुआ पृथ्वी के क्रस्ट पर आके ठंडा हुआ है, आंतरिक भाग पर जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है जो कि क्या होता है, आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाती है या कहीं क्रस्ट पर नहीं आ पाती। उसका एग्जाम्पल कौन सा हमें मिलता है, ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती है वो क्या होती हैं, इंट्रूसिव टाइप की चट्टानें होती है या कहें इंट्रूसिव आग्नेय चट्टानें होती। आप एक चीज और इन दोनों में ही देखेंगे कि हमें इन दोनों में ही क्या नहीं देखने को मिलता, जीवाश्म देखने को नहीं मिलते। क्या नहीं देखने को मिलता हमें, जीवाश्म, जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। तो आग्नेय चट्टानों को हमने दो रूपों में देखा, बाह्य चट्टानें एवं आंतरिक चट्टानें। जो बाह्य होते हैं उनके जो रवेदार होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बेसाल्ट चट्टानों के रूप में देखते हैं। दूसरी जो आंतरिक भाग पर होती हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक भाग में ही मैग्मा ठंडा हो जाता है या कहें धीरे धीरे ठंडा होने से इनके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा ग्रेनाइट। और दोनों ही प्रकार में देखा कि आग्नेय चट्टानों में हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। अगली चट्टान की बात करते हैं तो हम देखते हैं अवसादी चट्टान, या इसी को बोल देते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने क्या देखा, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखेंगे जो हमारी आग्नेय चट्टानें होंगे, आधा घंटा, आधा घंटा। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, जो कि सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। आप इसको देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों से ही क्या होगा, इनका विखंडन होगा, समय के साथ इनमें विखंडन होगा, इसमें विखंडन देखने को मिलेगा या कहें विघटन देखने को मिलेगा, ठीक है। विखंडन और विघटन की क्रिया से क्या होगा, इनमें क्या हो जाएगा, अपर्दन की क्रिया देखी जाएगी, ठीक है। जो पृथ्वी के बाहरी बल होते हैं, पृथ्वी के क्या होते हैं, जो बाह्य बल होते हैं, तो उनसे हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है इसमें, पृथ्वी के जो बाह्य बल होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें आग्नेय चट्टानों में क्रमागत हमें क्या देखने को मिलता है, विखंडन और विघटन की क्रिया देखी जाती है। और जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है तो आग्नेय चट्टानों के ही टूटने से क्या होता है, लगातार टूटने और समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित होने से क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और आप एक चीज और देखेंगे, अवसादी चट्टानों में की जो विशेषता होती है, इसमें हमें क्या मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमें दूसरा फॉर्म देखना है अवसादी चट्टानों में ही, वो सॉरी चट्टानों के रूपों में, वो कौन सा है हमारा, अगला जो चट्टान का फॉर्म है वो क्या है, कायांतरित, ठीक है। तो हम देखेंगे कायांतरित चट्टानें। तो जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो इनसे बनी क्या हमें अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें देखने को मिलेगी। और अवसादी चट्टानों से हमें जो कई समय काफी वर्षों तक क्या होता है, इसमें दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, या कहीं कहीं क्या, जैसा कि प्लेटों में हमने देखा था कि इनमें लगातार क्या होता है, प्रेशर पड़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, रूपांतरित होते हैं जाती है, या कहें सेडिमेंट्री रॉक्स ना रह के ये क्या हो जाती है, नए फॉर्म में आ जाती है। जैसे जो चिकनी मिट्टी होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार देखें जो चूना पत्थर है, जो चूना पत्थर है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, समय के साथ क्या होगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा और टेम्परेचर पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वो रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि हमने देखा चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित हो जाएगी, स्लेट में परिवर्तित हो जाएगी। चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाएगा, संगमरमर में,
ठीक है, संगमरमर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि क्या होता है, आग्नेय चट्टानों से टूटकर विखंडन और विघटन की क्रिया से लगातार क्या होता है, अपर्दन की क्रिया जो पृथ्वी पर क्या होते हैं, बाह्य बल कार्य करते हैं, जैसे हवा, नदी, तापमान, ठीक है, वर्षा। तो इनसे क्या होता है, लगातार क्या होता है, अवसादी आग्नेय चट्टानें टूट कर क्या बनती हैं, अवसादी चट्टानों में रूपांतरित हो बदल जाती हैं या कहीं निक्षेपित हो जाते हैं। जो अपर्दन निक्षेपित हो जाता है उनमें क्या होता है, अवसादी चट्टानें मिलती हैं, और उसमें उसके बाद लगातार टेम्परेचर और प्रेशर के साथ या समय के साथ परिवर्तन के साथ क्या होता है, कई वर्षों या समय के साथ क्या होता है, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन। तो एक चीज ये देखा जाता है कि रूपांतरित चट्टानों के लिए या अवसादी चट्टानों में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, वह समय का, जो कई लोग लिखना भूल जाते हैं, इस चीज को समझते हैं। समय चाहिए, तापमान और प्रेशर या कहें दाब, इसी को बोलेंगे क्या, प्रेशर। तो इनके लगातार प्रभाव से, कई वर्षों तक के प्रभाव से तापमान, समय और दाब के लगातार दाब, प्रेशर से क्या होगा, ये रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें अवसादी, अवसादी से रूपांतरित चट्टानें। और फिर आगे हम देखते हैं जैसे शैल चक्र। तो शैल चक्र भी यही होता है कि आग्नेय चट्टानें अवसादी में बदली, अवसादी रूपांतरित में, और ये क्रिया हमें लगातार देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और देख लेते हैं कि जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, कौन कौन सी मतलब परिवर्तित जो होती हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इग्निशियस जो रॉक्स जो होते हैं, जिनको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, फॉर्म्स फ्रॉम मैग्मा और लावा सॉलिडिफिकेशन हार्ड नो लेयर्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखी जाती है कि इसमें किसी तरीके से क्या नहीं होती, लेयर्स नहीं होती, इसमें किसी प्रकार की लेयर्स नहीं होती। क्योंकि जैसे अवसादी चट्टानें देखेंगे तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है, समय के साथ कोई एक लेयर कई वर्षों पहले बनी होगी, फिर वापस कई वर्षों बाद दूसरी लेयर उसके ऊपर बनी। तो इस तरह हमें क्या देखने को मिलता है कि कई साल जैसे किसी जगह पर क्या हो, पेड़ पौधे हों, वनस्पतियां रह रही हों, इकट्ठा क्या होता है, उस वहाँ पर भूकंप या भूस्खलन या कोई भू क्षेत्र के नीचे धस जाने से क्या होगा, उस क्षेत्र की वनस्पति और जल जितना भी सामान हो गया या कहें वहाँ की वनस्पति जीव जंतु होंगे, उस क्या होंगे, उस क्षेत्र के नीचे दब जाएंगे। तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, अवसादी चट्टानों में क्या मिल जाएगा, हमें जीवाश्म देखने को मिल जाएगा, और समय के साथ उसके ऊपर नई नई परतें देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स को कई बार हम लेयर्ड रॉक्स भी बोलते हैं, परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। जबकि इग्निशियस रॉक में हमें किसी तरह की लेयर्स नहीं देखने को मिलती और ये बहुत हार्ड होती हैं। इनको दो तरीके में बताया जाता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव क्या होती हैं, जो क्रस्ट के अंदर क्या हो जाता है, मैग्मा ठंडा हो जाता है, और दूसरा एक्सट्रूसिव क्या होती है, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर आके ठंडा होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म देखते हैं तो ये कॉम्पैक्शन या कहें लगातार की क्रिया से क्या होता है, उसमें कंपोजिशन, इसकी परत, अगर हम अवसादी चट्टानों की परतों की निरीक्षण करें या उसको समझने का प्रयास करें तो हर परत में हमें क्या मिलेगा, अलग अलग कंपोजिशन मिलेगा या उसके मटेरियल में चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये लेयर्ड होते हैं। क्लास्टिक कॉम्पैक्टेड ब्रोकन रॉक्स, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रोकन रॉक्स, क्योंकि ये समय के साथ एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, बनती रहती है। जैसे एग्जाम्पल होगा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल। तो ये सभी क्या है, ये अवसादी या कहें जीवाश्म का ही एक एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक कॉम्पैक्टेड बायोजेनिक मटेरियल, केमिकल कॉम्पैक्टेड डिसॉल्व मिनरल्स। तो जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल, ये क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल हो गया। मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, फॉर्म्स बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अदर रॉक्स रिलेटिवली हार्ड में और मे नॉट हैव लेयर्स। तो इसमें लेयर्स भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया फॉलिएटेड, ठीक है, नॉन फॉलिएटेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो लेके रखी है कि जैसे अवसादी चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे सेल किस में परिवर्तित हो जाती है, स्लेट में हो जाती है, चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर में, चौक और डोलोमाइट संगमरमर में, बलुआ पत्थर परिवर्तित हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है क्वार्ट्जाइट में। ठीक है, कांग्लोमेरेट किस में परिवर्तित हो जाता है या कहीं बड़े बड़े कड़ों वाली जो आग्नेय चट्टान होती है वो मिलकर किस में परिवर्तित हो जाती है, क्वार्ट्जाइट में। तो क्वार्ट्जाइट में बलुआ पत्थर भी परिवर्तित हो जाता है और कांग्लोमेरेट भी परिवर्तित हो जाते हैं। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण देखें तो ग्रेनाइट किस में परिवर्तित हो जाता है, नीस में परिवर्तित हो जाता है। बेसाल्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे हमने देखा था कि बेसाल्ट क्या है, ये एक्सट्रूसिव
इग्नीशियस रॉक है या कहें बाह्य आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल बेसाल्ट है, उसी का रूपांतरण देखा जाता है सिस्ट के रूप में। वहीं पर जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक है जिसका रूपांतरण हमें नीस के रूप में दिखता है। रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, तो जैसे स्लेट का देखे तो ये फाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है, फाइलाइट सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, और गैप्रो जो होता है वो सरपेंटाइन में भी क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इनमें देखते हैं कैसे कैसे समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि कुछ एक एंटरटेन वाला चीज दी गई, जैसे सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी, कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने, घर बनाने, मकान बनाने, इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई बार खेलों में करते थे, जैसे एक गेम होता था पिट्ठू पत्थर, 7 पत्थर वाला, या कहें जिसको मार गेंद से मार के उसको रखने वाला होता था। चिबिड्डी होता है एक, जैसे 5 पत्थर गिट्टी जो खेलते थे, कई लोग इसको गुट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, आओ कुछ करके देखें। तो हम देखते हैं जैसे हमारा लाल किया वो लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, और ताजमहल किससे बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल चक्र बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। समय के साथ प्रेशर, टेम्परेचर और समय के साथ क्या होता है, सेल का रूपांतरण जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेल चक्र बोलते हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। ताप, दाब एवं समय के कारण ये क्या होते हैं, आग्नेय चट्टाने या अवसादी सेल किस में परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। ठीक है, और फिर अंततः हम क्या देखते हैं, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, या द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं पूरा चक्र देखने को मिलेगा। जैसे मैग्मा से क्या हुआ, आग्नेय सेल बनी, इस आग्नेय सेल और टूट कर क्या बना, अवसाद बना, अवसाद से अवसादी सेल बनी। ठीक है, अवसादी सेल से क्या बनी, कायांतरित सेल बनी। तो एक चीज ये भी देख सकते हैं कि अवसादी सेल से डायरेक्ट क्या हो सकता है, मैग्मा बन सकता है, और साथ से भी क्या हो सकता है, कायांतरित सीधे बन सकता है। तो ये किसी भी तरीके का हमें रूपांतरण देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित भौतिक फीचर होता है, और साथ ही या कहें उनका जितने भी सेल्स होती हैं या किससे बने होते हैं, मिनरल से बने होते हैं, खनिज से बने होते हैं। और सभी मिनरल्स का क्या होता है, अपना एक फिजिकल कंपोजिशन होता है, या कहें केमिकल कंपोजिशन। देखना इसके हमें क्या मिलते हैं, भौतिक गुणधर्म या कहें फिजिकल प्रॉपर्टी सभी मिनरल्स की डिफरेंट होती है, और रासायनिक मिश्रण या कहें केमिकल कंपोजिशन भी हमें क्या मिलता है, सभी मिनरल्स का अलग अलग देखने को मिलता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक पेट्रोलियम। ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका हम क्या करते हैं, ऐसा ईंधन के रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी इनका प्रयोग होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना एंड यूरेनियम आदि। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, सेल कंप्लीट हो गया। तो इसमें बेसिकली हमने 3-4 टॉपिक को पढ़ा। कौन कौन से, पृथ्वी के आंतरिक परतों को देखा, क्रस्ट, मेंटल कोर को देखा, साथ ही साथ जो रॉक्स होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों को देखा है, फिर रॉक्स के साइकिल को समझने का प्रयास किया। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको करने का प्रयास करना है। ठीक है, इसमें टिक द करेक्ट कर लेते हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं, आग्नेय कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के हैं। ठीक है, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी। पृथ्वी की सबसे पतली परत, ठीक है, हमें मुख्यतः जीवाश्म तो देखने को मिलेंगे अवसादी सेल में, कभी कभी हमें कायांतरित में भी देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, कौन सी होगी, परपटी, मेंटल या कोर, परपटी, क्रस्ट। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाए क्रोड किससे बना है, पृथ्वी की। चलिए हमारा ये क्रोड क्या हो जाएगा, सिलिका, एल्यूमिनियम नहीं। ये हमारा किससे बना है, एक निश्चित रसायन। सबसे भीतरी परत को क्या बोलेंगे हम, कोर बोलेंगे, या इसी को बोल देंगे क्रोड। फिर हमारा आया खनिज। खनिज क्या होते हैं, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ये हो जाएगा हमारा खा। ठीक है, और सेल क्या होती है, सेल किस में बदल जाती है, पृथ्वी की सतह किससे बनी है, सेल से बनी है।
नहीं, सीएल जो हो जाएगी हमारी पृथ्वी की सतह हो जाएगी, चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित हो जाएगी, स्लेट में बदलना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होगा। चलिए चलते हैं। तो आपको क्या करना है, जो पिछले चैप्टर से इसमें कनेक्ट करते हुए इस चैप्टर को समझना भी है, और साथ ही साथ इसमें जो नया टॉपिक आया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा है, क्रस्ट को, मेंटल और कोर को समझा, साथ ही साथ चट्टानों के प्रकार देखे और इनके जो रूपांतरित चीजें होती हैं, जैसे हमने बताया था कि चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो गई, चूना पत्थर संगमरमर, तो ये रूपांतरण भी कभी कभी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। रॉक साइकिल को समझे। ठीक है, अब इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।